क्लास 11th वो पिलर है जो आपका भविष्य डिसाइड करेगा, जो आपको 12th में स्ट्रांग बनाएगा। क्लास 10th और क्लास 11th में बहुत ज्यादा फर्क है, सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों प्रकार के बच्चों को कहना चाहता हूं कि जो ये बच्चा है क्लास 11th का सिलेबस देखकर ये भी धड़ाम से गिर जाएगा, और ये तो पहले से ही 40 से 50% सिलेबस जेई और नीट में आता ही आता है। क्लास 11th आपको एक कॉन्सेप्चुअली बिल्ड करता है आपके फ्यूचर के लिए। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे और इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिपेंडेंसी क्लास 11th और 12th पर होती है। क्लास 12th भी क्लास 11th पर डिपेंड। तो हाँ बच्चों, बहुत बहुत बधाइयां, भैया आ गए हैं अब क्लास 11th में, अब बड़े बन गए हैं। अब स्कूल में रौला होगा, दबदबा होगा और छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते रहेंगे। पर ये सब बातें जरूरी है। इन सब बातों के साथ साथ एक और बात भी जरूरी है कि ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने प्रायः देखा है कि क्लास 10th पास होने के बाद क्लास 11th में आते से ही बच्चे दो डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। पहला, जैसे मानिए कि 10th क्लास पे आए, 10th क्लास का रिजल्ट आया और बच्चे दो डायरेक्शन में बढ़ गए। पहला डायरेक्शन ये होता है ऐसे बच्चे जिनके 95% के लिए उन्होंने मेहनत करी थी और उतने परसेंट आ गए, और एक ऐसे बच्चे जिनने मेहनत तो करी थी 90-95 के लिए पर कहीं 60-65 या उसके नीचे अटक गए। अब इस बात को समझिएगा कि अब भैया आप क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 10 तक पहली ऐसी एग्जाम है जो बोर्ड की है, क्लास 10th वाली। अब क्लास 10th की पहली बोर्ड की एग्जाम होती है, और एक और अभी होता है भैया कि बोर्ड की एग्जाम देंगे भैया, बड़ी एग्जाम, पहली बड़ी एग्जाम होती है आप लोगों की। तो भैया 90-95% लाने वाला बच्चा क्या हो जाता है? ओवर कॉन्फिडेंट कि भैया मैंने तो फोल्ड दिया, अब मैंने जीवन जी लिया, मैंने जिंदगी हासिल कर ली, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। और यही एक बच्चा होता है जो 60 से नीचे रह जाता है, ये तो होता है डीमोटिवेट कि भैया मैंने सबसे पहली एग्जाम, पहली बोर्ड की एग्जाम ही नहीं पास कर, मतलब पास तो कर लिया पर उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया जितनी मेरी उम्मीद थी, और वो डीमोटिवेट हो जाता है और वो हार जैसा फील करता है। पर मैं दोनों प्रकार के बच्चों को कहना चाहता हूं कि जो ये बच्चा है क्लास 11th का सिलेबस देखकर ये भी धड़ाम से गिर जाएगा, और ये तो पहले से ही डीमोटिवेट। तो मैं दोनों प्रकार के बच्चों को कहना चाहता हूं कि भैया आप अगर ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो जमीन में आ जाइए, और आप डीमोटिवेटेड हैं तो अपने अंदर जोश भर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 11th में बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क क्यों है? क्योंकि भैया क्लास 10 तक एक साइंस की किताब होती थी, एक साइंस की किताब होती थी, और इसी साइंस की किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता था। पर अब जो है आ गए हैं क्लास 11th में, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की अलग अलग किताब है, और अलग अलग किताब के साथ साथ भैया पार्ट 1 और पार्ट 2 भी है। यहां पर हम देख रहे थे कि भैया एक ही पतली सी किताब में सारे सब्जेक्ट कंबाइन थे, पर अब यहां पर अलग अलग हो गए हैं, और हर एक किताब की दो किताबें। कितनी कमाल की बात है कि एक ही किताब पढ़कर हम पूरे 10th निकाल दिए, पर क्लास 11th में हमें एक ही सब्जेक्ट के दो किताब पढ़नी पड़ेगी। क्लास 10 तक ये प्रोग्राम चल रहा था कि भैया चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर याद किए, और वही क्वेश्चन आंसर एग्जाम में लिख करके आ गए और पास हो गए। क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 10 तक सिर्फ आपका यही एक रूटीन था कि भैया आपको यहां तक ऐसे करना है। पर अब क्लास 11th और 12th में ऐसे काम नहीं चल पाएगा। क्लास 11th और 12th में ऐसे काम नहीं चल पाएगा। क्लास 12th में और क्लास 11th में आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन जानना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन जान करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके और कॉन्सेप्ट बिल्ड करके नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में दिक्कत आने वाली है, बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि भैया ऐसा हो रहा था कि क्लास 10th में आपने एसिड बेस सॉल्ट करके एक चैप्टर पढ़ा होगा। इस क्लास 11th में इस एसिड बेस सॉल्ट को लेकर के पूरा एक चैप्टर, वहां 2-3 पन्ने में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, यहां पर 3 चैप्टर ही इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड।
आया समझ में? ऐसी मैं बात करूं फिजिक्स की, अभी आज तक आप न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉ पढ़े और क्लास 11th में 3 से 4 चैप्टर उस 3 लॉ पर बेस्ड 3 चैप्टर्स पढ़ने। ऐसी मैं बात करूं बायोलॉजी की, बायोलॉजी में आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर पढ़ा है, पर मैं आपको बताता हूं एक यूनिट है क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 7 चैप्टर्स हैं। आपने 4 पन्ने का एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, यहां पर एक पूरी किताब ही या फिर पूरे कहते हैं पूरी यूनिट ही लाइफ प्रोसेस पर बनाई गई है। तो जो सिलेबस है, सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है, जो मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्लास 11th वो पिलर है, क्लास 11th वो पिलर है जो आपका भविष्य डिसाइड करेगा, जो आपको 12th में स्ट्रांग बनाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल देता हूं आपको, केमिस्ट्री की अगर बात करूं, केमिस्ट्री में आपकी जो दीदी भैया उनकी किताब उठाकर देखिएगा, केमिस्ट्री में क्लास 12th में पार्ट 1 और पार्ट 2 है, और पार्ट 2 जो है ना बेटा, इसमें 5 चैप्टर्स है। पार्ट 2 में 5 चैप्टर है, और ये पूरा का पूरा 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर डिपेंडेंट है। इस पे डिपेंडेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर डिपेंडेंट है। और मैं आपको बताता हूं, अब आ जाओ क्लास 11th में, केमिस्ट्री क्लास 11th में, केमिस्ट्री क्लास 11th में एक चैप्टर नंबर 8 खोल कर देख लेना किताब, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक, और ये पूरा का पूरा 5 चैप्टर इस पर डिपेंडेंट है। इस धरती पर कोई मास्टर नहीं पैदा हुआ, इस धरती पर कोई टीचर नहीं पैदा हुआ जो इस चैप्टर के बिना आपकी ये 5 चैप्टर स्ट्रांग बना। इस चैप्टर के बिना अगर आपके 5 चैप्टर कमजोर स्ट्रांग हैं, ये मैं मान ही नहीं सकता। याद करना एक अलग बात होती है, समझ करके कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और एप्लीकेशन के बात को लेकर के कोई भी टीचर आपको ये बात नहीं समझा सकता। तो वही बात मैं बोलना चाह रहा हूं बार बार कि अगर आप डिमोटिवेटेड हैं, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो जमीन पर आ जाइए और अपने जोश को भर लीजिए और क्लास 11th में जी जान लगाकर पढ़ो। और रीजन जानते हैं, ये तो एक रीजन है कि क्लास 11 पढ़ना क्यों जरूरी है। और भी रीजंस में लेकर आया हूं कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ 11 12 तो पास करके नहीं बैठ जाओगे, और आप 11 12 पास करके बैठने का सोच भी रहे हो तो मान के चलना कि जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो भैया 11 12 पास करके नहीं बैठोगे, जेई नीट जैसी एग्जाम दोगे, और जेई नीट जैसी एग्जाम में क्लास 11 से लगभग 40 से 50% सिलेबस जेई और नीट में आता ही आता है। और अगर आपने क्लास 11th को इग्नोर कर दिया तो जेई नीट कभी नहीं क्रैक होगा, हो सकता है, पर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। भैया मौका मिला है तो अभी पढ़ाई करते हैं ना, भैया बाद में एक बार में क्रैक करेंगे और आगे मिल जाएंगे। और अगर आपको जेई नीट क्रैक करना है तो फिर ड्रॉप पे ड्रॉप देते रहो और मान के चलो कि समय बर्बाद करते रहो। तो भैया समय मिला है तो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और बात करता हूं कि सबसे बड़ी गलती होता है बैकलॉग इसलिए होता है क्योंकि भैया आपने अभी तक क्लास 10th में साइंस बुक थी, और इस साइंस बुक की केमिस्ट्री में 4 चैप्टर, फिजिक्स में 3 चैप्टर, बायोलॉजी में 4 चैप्टर। अब मेरी बात को समझना कि क्लास 11th में केमिस्ट्री में 9 चैप्टर, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब यहां पर आपने डेली पढ़ाई नहीं करी तो बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा। यहां पर चैप्टर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। हो सकता है कि 4 चैप्टर पढ़े, 1 2 3 और 4, तो आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बीच के चैप्टर छोड़ भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपने यहां ऐसा करा कि भैया बैकलॉग हो गया है, चैप्टर 1 पढ़ लेता हूं और चैप्टर 5 पढ़ लेता हूं,
चैप्टर 5 पढ़ लेता हूं, बाकी के खा जाता हूं। तो अगर आप खा जाओगे तो मार्क्स भी आपके टीचर खा जाएंगे। तो इस बात को समझिएगा कि किया क्लास 11 सबसे बड़ी गलती करता है बैकलॉग। यहां पर डेली पढ़ाई करना पड़ेगा, डेली का डेली, डेली का डेली, एटलीस्ट 1 घंटे 2 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। और रीजन जानते हैं, भैया क्लास 11 आपको एक कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट बनाता है। कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट बनाता है भैया। क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक तो आप ये सीखते हैं कि पढ़ना है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक आप सीखते हैं कि भाई जिंदगी में पढ़ाई करना है। पर क्लास 11th आपको एक कॉन्सेप्चुअली बिल्ड करता है आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि फ्यूचर में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई, नीट, सीयूईटी, यूपीएससी, एनडीए, तमाम एग्जाम देंगे, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। और इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिपेंडेंसी क्लास 11th और 12th पर होती है। और मैं आज ज्यादा प्रिसाइजली कहूंगा पूरी की पूरी डिपेंडेंसी क्लास 11 पे होती है, क्योंकि क्लास 12th भी क्लास 11 पर डिपेंड है। सोचो कितना बड़ा पिलर है, कितना बड़ा एक रास की बात है, रस की बात है कि भैया पूरा का पूरा क्लास 12th भी क्लास 11 पर जरूरी है। इसलिए जिस जिस बच्चे का क्लास 11th वीक होता है उसको 12th में भी दिक्कत आती है, और कंपटीशन तो बहुत बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। मैं खुद नीट की प्रिपरेशन कर चुका हूं, और क्लास 11th में मैंने तुम्हारे जैसे ढील देने की कोशिश करी थी और मेरे को दिक्कत आई, नीट में क्रैक नहीं कर पाया। मुझे समय मिला बाद में कवर करने का, पर जितना मास्टर रुक करके क्लास 11th में पढ़ाता है उतना ड्रॉप में नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि एक साल में 2 साल का सिलेबस कवर करना है, क्लास 11th का भी और क्लास 12th का भी। पर आपको समय मिला है एक साल में 1 साल का ही कोर्स करना है, इसलिए यहां पर ज्यादा खोल खोल कर बातें की जाती है। इसलिए क्लास 11th आपको कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट बनाता है। लेकिन सर मुझे तो बोर्ड एग्जाम ही देना है, मुझे मुझे कंपटीशन एग्जाम नहीं देना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना है, तो भैया क्लास 11th में तो कोई स्टेट टॉपर जैसी चीज नहीं होती, पर क्लास 12th में तो होती है। क्लास 12th में स्टेट टॉपर अगर बनने का सपना देख रहे हो तो क्लास 11th को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा क्लास 12th भी 11th पर डिपेंड है। अगर आपका क्लास 11th वीक है तो 12th में स्टेट टॉपर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते हो। ये पूरी की पूरी जवाबदारी से कह रहा हूं, पूरी की पूरी जवाबदारी से कह रहा हूं कि अगर आप क्लास 12th में स्टेट टॉपर बनने का सपना देख रहे हो तो क्लास 11th को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एप्लीकेशन देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा कि एक बार पढ़ लिया तो मैं सो रहे हो और मैं उठाकर पूछूं भैया कि फ्रिक्शन क्या होता है, तो आपने खटाक से आंसर दे दिया कि फ्रिक्शन सर ये। आया समझ में? तो इसलिए आपको क्लास 11 करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी नोट पर हम एंड करते हैं, और एंड करने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो रिविहान लेकर आया है प्रगति बैच, और प्रगति बैच मात्र और मात्र 51 रुपए में आपको मिलेंगे लाइव क्लास सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट मतलब भैया आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऐसा नहीं कि आए पढ़ाए और चले गए। शॉर्ट नोट्स, क्योंकि भैया सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, शॉर्ट नोट पढ़ लिया, अब जो हमने पढ़ा है वो हमें समझ में आया है, याद हुआ है कि नहीं, उसके लिए डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, साथ ही साथ इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, डीपीपी सॉल्व करते हुए कोई डाउट आए तो आप डाउट पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होती है उसके बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपके एग्जाम समय पर जो भी आपका फाइनल एग्जाम होगा उस वक्त आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे करके हर तरफ से आपको तैयार कर दिया जाएगा कि आप क्लास 11 को फोड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो फटाफट से प्रगति बैच ज्वाइन कर लीजिए और टॉपर बनने का जो सपना आपने देखा है उसको जगा कर रखिए। चलिए मिलता हूं आपसे क्लास में या किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू।